Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 3 जून 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पंपा लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर से अटेम्प्ट किया करो। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक आइलैंड कंट्री है समोआ, ये कौन से ओशन में लोकेटेड है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक ओशन या ऑप्शन नंबर डी पैसिफिक ओशन। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों जैसा आपको पता है इलेक्शंस हो चुके हैं समाप्त, और जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए हैं तुरंत एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। सबसे पहली चीज़ हमें यह जानना होगा कि ये एग्जिट पोल होते क्या हैं। उससे पहले ये जान लो दोस्तों, ये जो अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं। ये जो इलेक्शन हुए दोस्तों, ये भारत का 18वां लोकसभा का इलेक्शन था। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखना है, और आपको पता होगा इंडिया का जो इलेक्शन है ये लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है पूरे पृथ्वी के ऊपर में, क्योंकि हम भले ही सबसे पुरानी डेमोक्रेसी ना हो लेकिन सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ज़रूर है। तो अभी ये पूरा इलेक्शन 1 जून 2024 को समाप्त हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जिट पोल्स आ रहे हैं कि एक प्रेडिक्शन होता है कि भाई किसको वोट सबसे ज़्यादा मिले हैं, कौन अपनी सरकार बना रहा है। तो उन एग्जिट पोल्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। क्या होते हैं एग्जिट पोल? तो दोस्तों एग्जिट पोल यहाँ पे एक तरीके का कह सकते हो कि सर्वे कर लिया जाता है। जैसे जगह जगह पे जो बूथ होते हैं जहाँ पे आप वोट देने के लिए जाते हो, वहाँ से जब वोट देकर लोग आ रहे होते हैं तो उनसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चंस किए जाते हैं, उनकी राय पूछी जाती है, आपने किसको वोट दिया है ना, वगैरह वगैरह कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ सबसे ज़्यादा लोगों ने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। उसी के बेसिस पे ये जो एग्जिट पोल्स हैं इनको तैयार किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपने देखा होगा कल से जगह जगह के एग्जिट पोल न्यूज़ में है। अब ऐसे ही रहेगा, कल तक सिचुएशन ऐसे ही रहेगी। कल प्रॉपर तरीके से जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। एग्जिट पोल कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये केवल एक प्रेडिक्शन है कि हाँ किसकी सरकार बन सकती है, कैसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। समझ गए? तो कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको समझ में गया। जगह जगह पे यहाँ पे ये पूछताछ, ये क्वेश्चंस करके यहाँ पर इसको रेडी करते हैं। सवाल यह है ये एग्जिट पोल कब से चालू हो चुके हैं? तो दोस्तों इनकी शुरुआत की गई थी 1957 में, और तब से अब तक बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। पहले बहुत कम लोगों से पूछ लिया जाता था कि हाँ भाई आपने किसको वोट दिया, उसके बेसिस पर एग्जिट पोल आते थे। अब बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा जाता है ना। इसकी वजह से लोगों का जो एग्जिट पोल है इस पर विश्वास थोड़ा सा बड़ा है पिछले कुछ समय में, अगर हम पिछले दशकों में देखें तो, क्योंकि एग्जिट पोल ज़्यादातर सही निकलते हुए नजर आए हैं। ऐसा भी देखने को मिला है रीसेंट टाइम में। और कुछ कुछ यहाँ पर ऐसी जो एजेंसीज हैं उन्होंने बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन किया है कि हाँ इतने जो सीट हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी। समझ गए? तो एग्जिट पोल एक्यूरेट है। 2014 और 2019 के जो इलेक्शंस हुए थे, 2014 में बीजेपी आई, फिर 2019 में फिर इलेक्शंस हुए, फिर बीजेपी आई, तो उससे पहले भी एग्जिट पोल हुए। तो दोस्तों उस एग्जिट पोल में भी कई सारी जो ऐसी जो कह सकते हो कि न्यूज़ एजेंसीज उन्होंने बढ़िया प्रेडिक्शन किया था। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंडिया टुडे का, तो इंडिया टुडे ने यहाँ पर एक प्रेडिक्शन किया था बीजेपी को लेकर, और एक है न्यूज़ 24 चाणक्य, इनका प्रेडिक्शन सबसे एक्यूरेट माना जाता है। तो न्यूज़ 24 चाणक्य ने 340 सीट के बारे में यहाँ पर बोला था कि 340 सीट मिलेंगी बीजेपी को 2014 में। ठीक है,
फिर उसके बाद 2019 में अगर आप देख पाओगे तो न्यूज़ 24 चाणक्य की ही बात करूं, उन्होंने 350 सीट का यहाँ पर एक प्रिडिक्शन किया, तो आसपास ही यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, और 2019 में इंडिया टुडे का जो एक्सिस वाला एग्जिट पोल है, उन्होंने भी 340 से लेकर 365 सीट्स के बीच में यहाँ पर एक बताया था कि हाँ इतना यहाँ पर मिल सकता है। तो आप ये देख पाओगे कुछ के एग्जिट पोल्स काफ़ी करेक्ट निकल के आए हैं, जैसे कि इंडिया टुडे एक्सिस वाला, ये एक्सिस वाला आप देख पाओगे पहला है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये टुडेज चाणक्य। इनके एग्जिट पोल्स काफ़ी एक्यूरेट नजर आए, आप खुद भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, मैं ये सारा डेटा निकाल के ही आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अब बात हो रही है 2024 के एग्जिट पोल के बारे में, जो अभी इलेक्शन समाप्त हुए हैं, कल हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो दोस्तों 543 सीट के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा गया। इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है जो इंडिया टुडे एक्सिस है, इन्होंने 400 पार करवा दिया है बीजेपी का, जो बीजेपी का नारा भी चला है लंबे समय से 400 पार का। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 361 से लेकर 401 के बीच में यहाँ पर सीट्स दे रहे हैं बीजेपी को, और इंडिया अलायंस को यहाँ पर 131 से लेकर 166 के बीच में मिल रही हैं, अदर पार्टीज को ये मिल रही हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख पाओगे सी वोटर है एक, तो इन्होंने यहाँ पर 353 से लेकर 383 के बीच में यहाँ पर एक प्रिडिक्शन किया है, इतनी सीट बीजेपी को मिलेंगी। टुडेज चाणक्य ने भी 385 से लेकर 415, इन्होंने भी यहाँ पर 400 पार करवा दिया है। CNX ने भी यहाँ पर 400 पार किया है, ETG ने 358 रखा है। तो अभी ज़्यादातर अगर आप पोल्स ऑफ पोल्स एक एवरेज निकाल के देखोगे तो ज़्यादातर जो एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ पर दोस्तों 350 से लेकर 380 390 के बीच में रखा है कि हाँ इतनी सीट्स यहाँ पर NDA के पास में जाएंगी, बीजेपी के पास जाएंगी। ठीक है, खैर फिर से बता दूं ये केवल एग्जिट पोल है, यहाँ पर केवल एक अनुमान लगा के बताया जा रहा है कि क्या हो सकता है। आखिरकार जो एक फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको कल ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट तरीके से कौन सरकार बना रहा है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंटिंग करेगा उसके बाद। समझ गए? अब क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम इतना था, अचानक से इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा दिया जा रहा है। टुडेज चाणक्य का जो प्रेडिक्शन है इस साल 400 पार जा रहा है, काफ़ी सारी एजेंसीज का 400 पार जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि अब की बार जो सीट्स है उसमें कुछ चेंजेस नज़र आए हैं। जैसे यहाँ पर ये इंडिया टुडे वही एक्सिस वाला एग्जिट पोल है 2024 का, जो सदर्न स्टेट्स है 5 जो साउथ के राज्य हैं वहाँ पे एक बड़ा चेंज नज़र आ रहा है। जैसे आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को एक बड़ा गेन मिल रहा है, 19 सीट्स मिल रही हैं, ऐसा यहाँ पर एग्जिट पोल दिखा रहा है। कर्नाटका में लूज कर रही है बीजेपी, ठीक है, लेकिन कोई ज़्यादा हैवी यहाँ पर लॉस नहीं है। लेकिन केरला में भी 2 सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा तमिलनाडु में 3 सीट मिल जाएंगी, ऐसा नजर आ रहा है। तमिलनाडु में हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हमको नजर आ रही है कि यहाँ बीजेपी एक ना एक सीट गेन कर सकती है, क्योंकि अन्नामलाई जी आपको पता होगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, पिछले साल बहुत चर्चाओं में रहे हैं। तमिलनाडु में उन्होंने बहुत सारी रैलीज की हैं, है ना, बहुत न्यूज़ में रहे हैं, स्पेशली साउथ से ज़्यादा वो नॉर्थ इंडिया में न्यूज़ में रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो 3 सीट्स तमिलनाडु की साइड में दिखाई जा रही है। तेलंगाना में भी यहाँ पर एक बढ़िया काम किया है, अगर आप देख पाओगे बीजेपी की साइड से, तो इस तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारी जो सीट्स है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा 5 सदर्न स्टेट्स में किस तरीके से एक बीजेपी का गेन देखने को मिला। फिर उसी प्रकार से इस एग्जिट पोल को देखोगे तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया टुडे एक्सिस, उसके अलावा न्यूज़ 24 चाणक्य हो गया, इंडिया टीवी CNX हो गया। केवल ये 3 एजेंसियां हैं जो 400 पार करवा रही हैं, अदरवाइज यहाँ पर सभी का देखोगे तो 360 से लेकर 390 के बीच में ही आपको अप्रॉक्स नजर आएगा, इतनी सीट्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये एग्जिट पोल यहाँ पर क्लियरली सभी जगह पर एक चीज़ तो ये दिखाई जा रही है कि बीजेपी अपनी गवर्नमेंट बना रही है। रियलिटी आपको कल पता चली जाएगी, हाँ कौन बना रहा है गवर्नमेंट, कौन नहीं बना रहा है। अब दोस्तों एक और बड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि 400 पार इतना ज़्यादा दिखाया गया, काफ़ी सारी जगह पर नज़र आया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता था कि 400 पार नहीं होगा, है ना। मतलब अभी रिजल्ट आया नहीं है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम अगर देखोगे तो ज़्यादातर जगह पर वो 350 से लेकर 390 के बीच में ही सीट्स आ रही हैं। तो लेकिन बड़ा गेन हुआ है दोस्तों ओडिशा से। ओडिशा यहाँ पर एक गेम चेंजर रहा। ओडिशा में जो बीजेटी है, बीजेटी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है। एग्जिट पोल के थ्रू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बीजेपी को 62 से लेकर 80 सीट्स के आसपास हमको देखने को मिलेगी, जो ओडिशा की असेंबली है। तो 48 का गेन यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ओडिशा एक गेम चेंजर का काम कर रहा है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल से यहाँ पर एक अलग न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। वेस्ट बंगाल का जो ये प्रोजेक्टेड सीट शेयर है वो क्या हो सकता है, वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस को हटा रही है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, मतलब उसको बीट कर रही है इन सीट्स के मामले में। बीजेपी को 26 से लेकर 31 सीट्स आसपास मिल सकती हैं, टीएमसी को 11 से 14 सीट्स।
दोस्तों ये यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं थोड़ा सा चेंज कर रही हैं इन एग्जिट पोल्स में, जिस वजह से कई सारी जगह पर 400 प्लस सीट्स दी जा रही हैं यहाँ पर एनडीए वाली गवर्नमेंट को, एनडीए वाली पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, बाकी दोस्तों कल आपने पता चल ही जाना है कि क्या हो रहा है और कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत रही है। ठीक है, थोड़े कुछ समय पे ही पता चल जाता है जब एक तरीके से काउंटिंग चलती है, तो वो कल आप देखोगे सब जगह लाइव चलता ही रहेगा। बाकी जो भी अपडेट्स होते रहेंगे वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। बाकी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह मिल जाते हैं। अभी मैं बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ। इन आर्टिकल्स में प्रॉपर बैकग्राउंड डेटा होता है, उन सभी डेटा को एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ग्रुप में सारा कंटेंट सिक्योर रहता है, डेट वाइज पड़ा हुआ है, तो किसी तरह का ऐसा कोई परेशानी, स्टोरेज का इशू वगैरह फेस नहीं करना पड़ता। ग्रुप में से पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होते हैं यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को पूर्ण तरीके से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एक काम ज़रूर से किया करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ पर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लिंक करके पढ़ेंगे। तो भारत अभी दो बड़ी बड़ी अभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाला है। एक है रेड फ्लैग एक्सरसाइज और दूसरी है रिम्पैक एक्सरसाइज। दोनों एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में जानना जरूरी है। कई बार इन एक्सरसाइजेस के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। याद होगा यूपीएससी ने ये पूछ लिया था कि बताओ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया के साथ साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ही यहाँ पर दोस्तों दो बड़े बड़े एक्सरसाइज के अंदर में हिस्सा लेने वाली हैं, जिसको अमेरिका होस्ट करेगा। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने क्या किया है, अपने राफाल फाइटर जेट्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। 2 सप्ताह तक ये एक्सरसाइज चलेगी। कौन सी वाली, रेड फ्लैग वाली एक्सरसाइज। और ये रेड फ्लैग वाली एक्सरसाइज जो है इसमें हमारे राफाल जेट जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये रेड फ्लैग का जो अभ्यास है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 30 मई से, और ये शुरू हुआ है कहाँ पर, अलास्का के अंदर। दूसरी तरफ इंडियन नेवी जो जाने वाली है वो एक्सरसाइज रिम्पैक में जाएगी। ठीक है, एयरफोर्स कहाँ पे जा रही है, ध्यान रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स रेड फ्लैग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी और इंडियन नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करने वाली है रिम्पैक नाम के अभ्यास में, जिसको बोलते हैं रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि इंडियन एयरफोर्स की साइड से राफाल जेट्स जाएंगे इस अभ्यास में, तो नेवी की साइड से क्या जाएगा, तो नेवी की साइड से जो हमारा इंडियन नेवल शिप है आईएनएस शिवालिक, नाम ध्यान रखिएगा आईएनएस शिवालिक, ये दोस्तों पार्टिसिपेट करेगा इस एक्सरसाइज रिम्पैक के अंदर में। और जो एक्सरसाइज रिम्पैक है ये अभी शुरू नहीं हुई है, ये होगी 25 जून से 2 अगस्त के बीच तक हवाई में दोस्तों यहाँ पर यह अभ्यास होने वाला है। तो इसके बारे में प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है वो जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों पहले हम रिम्पैक वाले अभ्यास की बात करेंगे। रिम्पैक वाली आप समझ रहे हो कौन सी, जिसमें हमारी इंडियन नेवी आईएनएस शिवालिक वाले जहाज़ को लेकर पार्टिसिपेट करेगी। तो रिम्पैक जो है दोस्तों, इसमें भारत ने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था 2014 में, और उस समय पर भी हमने जो खुद से बनाया था शिवालिक। शिवालिक क्या एक फ्रीगेट है। फ्रीगेट क्या होता है, लड़ाकू जहाज जिसमें कई सारे वेपन्स लगे हुए होते हैं। फ्रीगेट से भी बड़े साइज के जहाज होते हैं, वो भी लड़ाकू होते हैं, लेकिन वो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर से छोटे वाले साइज के जो जहाज होंगे, लड़ाकू जहाज जिनका युद्ध में इस्तेमाल होता है, वो फ्रीगेट कहलाएंगे। ठीक है, तो हमने खुद से शिवालिक क्लास का एक बनाया हुआ आईएनएस, जिसका नाम था आईएनएस शायद्री। तो शायद्री ने भारत की साइड से सबसे पहली बार हिस्सा लिया था इस रिम्पैक एक्सरसाइज में। फिर 2018 में फिर से भारत ने पार्टिसिपेट किया और फिर से शायद्री ही गया था यहाँ पर, कह सकते हो, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, फिर अब अगर आप देख पाओगे
इंडिया वैसे मैंने बोला पहली बार उन्होंने 2014 में पार्टिसिपेट किया, उससे पहले 2014 से पहले देखोगे तो 2006, 10, 12 में हम एज अ केवल ऑब्जर्वर कंट्री ज्वाइन करते थे। लेकिन अभी करेंटली अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी अपना आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सतपुरा के साथ साथ जो पीएटाई मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो भी लेकर जा रही है इस एक्सरसाइज के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक कुछ चीज़ें जाएंगी दोस्तों जहाँ पर इनका यूज़ किया जाएगा इस अभ्यास के अंदर में, भारत यहाँ पे भाग लेगा। और आईएनएस शिवालिक तो जैसे मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है ही, ये एक लीडशिप होने वाला है इस पूरे पार्टिसिपेशन के अंदर में। अब दोस्तों यहाँ पे जो आईएनएस शिवालिक है ये क्या है, मैंने आपको बता दिया, एक मल्टी रोल फ्रिगेट है ना, दुश्मन को तबाह करने वाला एक लड़ाकू जहाज़ है, लेकिन साइज़ में डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहला ये इस तरीके का लड़ाकू जहाज़ आपको देखने को मिलेगा जिसको इंडिया ने बनाया, जो रडार की पकड़ में भी ना है। इसको बनाया गया था मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड के अंदर में, ठीक है। उसके अलावा ये इंडियन नेवी को सौंपा गया 29 अप्रैल 2010 में, तब से इंडियन नेवी के लिए सर्व कर रहा है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आईएनएस शिवालिक की जो लेंथ है दोस्तों वो 142.5 मीटर के आसपास है, ठीक है। ये जो शिप है इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है वो है 4900 टन्स के आसपास का। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 32 नॉट यानी कि 59 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलता है। इसके फीचर्स की बात करेंगे, रडार की पकड़ में ना आए ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है। अटैकिंग फीचर हैं, इसमें कुछ मिसाइल्स हैं और अलग अलग रशियन और इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न वेपन सिस्टम भी इसमें लगाए गए हैं दुश्मन को तबाह करने के लिए। तो ये पार्टिसिपेट करेगा, बस खाली हम अभ्यास करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी यूएस की साइड से भारत को, और भारत की जो चीज़ें हैं वो यूएस को। इससे क्या होगा, जो डिफेंस कॉपरेशन है दोस्तों वो आपस में मजबूत होता हुआ भी नजर आएगा इन कंट्रीज़ के बीच का, ठीक है। फिर एक है रेड फ्लैग एक्सरसाइज। अब रेड फ्लैग जो है जैसे मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 30 मई से, और रेड फ्लैग कहाँ पे शुरू हुई है, अलास्का में, और इसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखिएगा। 2 सप्ताह तक चलने वाला ये अभ्यास होने वाला है, और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें किस तरीके से हम आपस में मिलकर काम कर सकते हैं उसको सिखाया जाए, ठीक है। इसमें यहाँ पे दोस्तों कई सारे एयरक्राफ्ट होने वाले हैं जो कि आपस में इस अभ्यास को करेंगे। इंडियन एयरफोर्स ने रफाल फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर दिया है इस रेड फ्लैग एक्सरसाइज के लिए। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें और भी कई सारी फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो रेड फ्लैग अभ्यास है केवल भारत अमेरिका के बीच में नहीं होता, ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। मल्टी नेशनल मतलब इसमें कुछ और कंट्रीज़ की एयरफोर्स भी इंक्लूड होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें अलग अलग फोर्सेस आती हैं जो मिलकर आपस में कोऑपरेट करके वर्क करती हैं और देखती हैं कोई वर्ल्ड में एक बड़ा खतरा आएगा तो कैसे हम मिलकर काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों रेड फ्लैग एक्सरसाइज की शुरुआत जो है 1975 में की गई थी। अब यहाँ पे बोला जाता है रेड फ्लैग एक्सरसाइज की 2 इंपॉर्टेंट अलग अलग लोकेशंस हैं, केवल उन्हीं लोकेशन पर यह अभ्यास होता है, उसके अलावा नहीं होता। एक लोकेशन है नेलिस एयरफोर्स, ये बेस है नेवाडा में, और दूसरा है एल्सन एयरफोर्स बेस, ये अलास्का में। तो अभी जो अभ्यास हो रहा है ये अलास्का वाले एयरफोर्स बेस पे हो रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। जो नेवाडा वाला एक्सरसाइज है दोस्तों इसको यूएस की जो एयरफोर्स वॉरफेयर सेंटर है वो ऑर्गेनाइज करती है, जबकि अलास्का वाली जो एक्सरसाइज है इसको मैनेज करती है पैसिफिक एयर फोर्सेस, ठीक है। तो ये 2 अलग अलग बेसिस हैं जहां पर इन अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है, स्पेशली रेड फ्लैग को। तो ये कुछ हो गई बेसिक डिटेल्स। कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए। और जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनसे क्या होगा, आपस में जो कॉपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा इन कंट्रीज़ के बीच में। चलिए, तो इस अभ्यास के अंदर में दोस्तों यहाँ पर जो यूएस की अलग अलग स्पेशल फोर्सेस हैं उनके थ्रू यहाँ पर एक अभ्यास किया जाएगा, समझ गए। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से जो बेस हैं ये हैं और किस किस बेस को कौन कौन मैनेज करता है। अगला आर्टिकल पेज नंबर 6 पे है, जिसको अगेन जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक किया जाएगा। बात हो रही है इन अ फाइट अगेंस्ट निपाह साइंटिस्ट फाइंड्स न्यू वे टू जनरेट वायरस लाइक पार्टिकल्स इन लैब। निपाह वायरस के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, रिसेंटली नहीं बोलूँगा, पिछले साल यहाँ पर सितंबर में एक केस निकल कर आया था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी इसको लेकर एक नया अपडेट हुआ है। अपडेट ये हुआ है जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी है, कहाँ पर, थोनाक्कल में, तो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी डेवलप किया है एक नया तरीका कि भाई एक ऐसा तरीका जिससे नॉन इन्फेक्शियस निपाह वायरस को जनरेट किया जा सकेगा।
मतलब निपा वायरस बनाएंगे लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं फैलाएगा, वो नॉन इन्फेक्शियस होगा निपा वायरस। इन पार्टिकल्स को दोस्तों यहाँ पे जनरेट किया जा रहा है लेबोरेटरी के अंदर में। और ये जो मेथड है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, नॉन इन्फेक्शियस निपा वायरस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इस मेथड से हमें क्या मिलेगा, एक प्रॉपर एंटीबॉडी मिल जाएगी, एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी मिल जाएगी निपा वायरस से लड़ने के लिए। समझ गए? क्योंकि वायरस को वायरस ही काटेगा। अब कोविड वायरस से लड़ने के लिए आपके बॉडी में वायरस ही इंसर्ट कर दिया गया, लेकिन वो जो वायरस है वो नॉन इन्फेक्शियस, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो मेथड है ये एक सेफ और एक तरीके से इफेक्टिव ऑल्टरनेट तरीका प्रोवाइड करवाता है जिससे एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाई जा सकेगी और वो एंटीबॉडी इस निपा वायरस को ख़त्म कर सकेगी। क्योंकि जो ये निपा वायरस दोस्तों, इसका कोई ट्रीटमेंट आज अवेलेबल है ही नहीं। और ख़तरनाक बात यह है कि ये निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसान में फैलता है, फिर इंसानों से इंसान में भी फैल सकता है। इसकी जो फैटेलिटी रेट है वो 80%। अगर किसी इंसान को अगर ये निपा वायरस हो जाए, 80% चांसेस उसकी मृत्यु हो सकती है। इतना खतरनाक है ये निपा वायरस। क्या है ये निपा वायरस? एक जूनोटिक वायरस, एनिमल से ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट होता है, जानवरों से इंसान में फैलता है। ठीक है, निपा वायरस को अगर हम देखें तो ये होता है निपा वायरस एंसेफेलाइटिस की वजह से। ये एक प्रकार का राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, आरएनए वायरस। यह आता है पैरामाइक्सोविरिडी फैमिली से। इसका जीनस है मेन, वो है हेनिपा वायरस। हेनिपा वायरस वो चीज़ है दोस्तों जिससे हेंद्रा वायरस नाम की बीमारी भी फैलती है। अब हेंद्रा वायरस वो इन्फेक्शन है जो बहुत कम ही से दिखाई देता है। ये भी दोस्तों एक जूनोटिक डिजीज़ है जिसकी फैटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अक्सर ये घोड़ों के अंदर या इंसानों के अंदर भी देखने को मिलता है, उनको इन्फेक्ट करता है। निपा वायरस सबसे पहली बार आउटब्रेक इसका देखने को मिला मलेशिया और सिंगापुर में 1998 एंड 1999 में। ठीक है, सबसे पहली बार यहीं पर ये इन्फेक्शंस को डिटेक्ट किया गया था। ये जो बीमारी है दोस्तों, इसका नाम जो निपा है ये पड़ा कहाँ से? मलेशिया में एक जगह है सुंगई निपा, जहाँ पे सबसे पहली बार ये वायरस डिटेक्ट किया गया, वहीं से इसका नाम रख दिया गया निपा वायरस। और स्टार्टिंग में सबसे पहली जो ये वायरस को देखने को मिला, जो डिटेक्ट किया गया, वो सुअर के अंदर, जो डोमेस्टिक पिग्स होते हैं इनके अंदर सबसे पहली बार ये देखने को मिला। फिर धीरे धीरे कुछ और डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गई, गोट, हॉर्सेस, शीप्स, इनके अंदर भी ये निपा वायरस के जो ये एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पर पाया गया। फिर बात आती है ट्रांसमिशन की। ये जो बीमारी है दोस्तों, ये एग्जैक्ट तरीके से कैसे फैलती है, ये तो आपने ये बताया कि डिटेक्ट किया गया, इसमें पाया गया, देखने को मिला, लेकिन बीमारी फैली कहाँ से? इसका मेन होस्ट क्या है? तो वो दोस्तों है फ्रूट बैट। ध्यान रखिएगा, फ्रूट बैट या फ्लाइंग फॉक्सेस, ये वाले चमगादड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये चमगादड़ टेरोपस फैमिली से बिलोंग करते हैं और यही चमगादड़ दोस्तों नेचुरल रेजर्वॉयर हैं निपा और हेंद्रा वायरस के। यानी कि हेंद्रा वायरस और निपा वायरस नेचुरल इनकी बॉडीज में पाया जाता है। और आपको पता होगा चमगादड़ में वैसे बहुत सारे वायरसेस पाए जाते हैं। तो ये जो वायरस है इस चमगादड़ के यूरिन में प्रेजेंट होता है, इसके मल में भी प्रेजेंट होता है, सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, जो बर्थिंग फ्लूइड होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है। तो इन चमगादड़ों से इंसानों में जानवरों में फैला, फिर जानवरों से बाकी इंसानों में बीमारी ये फैली। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अगर एक इंसान को निपा वायरस हो जाए तो सबसे पहले लक्षण आएगा, बुखार बहुत तेज़ होगा, सर में दर्द होगा, चक्कर से आ रहे होंगे, मेंटल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, कोमा में जा सकता है इंसान, डेथ भी हो सकती है उसकी। अब ट्रीटमेंट क्या है? तो आज के समय पर कोई भी ऐसी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ना ही ह्यूमंस के लिए ना ही एनिमल्स के लिए, जिससे इस निपा वायरस को काउंटर किया जा सके। इसके लिए हमें एक इंटेंसिव सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, एक भारी केयर की ज़रूरत है जो कि हम ह्यूमंस को प्रोवाइड करवाएंगे जो निपा वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड हैं। तो एक इंटेंसिव केयर रखो, ध्यान रखो, उसके बेसिस पर इसको ट्रीट किया जा सकता है। अदरवाइज कैसा कोई सोल्यूशन है नहीं, तो उसी को यहाँ पर डेवलप किया गया। एक ऐसा नॉन इन्फेक्शियस निपा वायरस की तरह जो पार्टिकल्स हैं उनको लैबोरेटरी में डेवलप किया हमारे साइंटिस्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के अंदर में, और वो अब एज अ ऑल्टरनेटिव काम करेगा। वो यहाँ पर उससे हम एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनाएंगे जो कि निपा वायरस को काट सकेगा। समझ गए? तो ये यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए। आर्टिकल से आपने इस स्टैटिक डेटा को लिंक किया, इस डेटा को लिंक करना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। आता है एडिटोरियल हमारा सेशन। दोस्तों एडिटोरियल आपको पता है आज न्यूज़पेपर में, आज कल तो भूल जाओ, कल इलेक्शन का रिजल्ट रहेगा, आज कल और परसों 3 दिन यहाँ पर दोस्तों ऐसे रहने वाले न्यूज़पेपर के अंदर। ये हर बार इलेक्शन की कहानी है, 2019 में भी यही हुआ था। मतलब उस समय पर भी मैं पढ़ाता था, उस समय पर मैंने न्यूज़पेपर देखे हुए हैं।
तो आप उनको चेक कर सकते हो। आजकल एग्जिट पोल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहेंगे। आज के अखबार उठा लो, एग्जिट पोल्स पे एग्जिट पोल्स मिल जाएंगे आपको। ये तो 2 आर्टिकल्स मिल गए जैसे तैसे जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे पास में द हिंदू प्रीमियम का एक आर्टिकल है, ये एक एडिटोरियल है। मिनी तेजस्वनी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। ये बात करते हैं, इंडियाज ओवर 400 मिलियन इनफॉर्मल लेबर मार्केट रिक्वायर्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। अब ये क्या मुद्दा है दोस्तों? भारत में जो लेबर है वो लेबर 2 कैटेगरी में बटी हुई है, एक इनफॉर्मल लेबर, एक फॉर्मल लेबर। लेकिन भारत में इनफॉर्मल लेबर सबसे ज्यादा है। इनफॉर्मल लेबर जिसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, जिसकी कोई कदर भी नहीं हो रही है, बस खाली काम करवाया जा रहा है। वो काम कर रहे हैं, जरूरत है, मजबूरी है ना ही कोई सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ना कोई कुछ और कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ना कोई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। जब चाहो जब नौकरी से निकाल दो, जब चाहो रख लो। वो वाले दोस्तों जो लेबर कैटेगरीज है वो इनफॉर्मल कैटेगरीज है। अभी आपको मैं इनके बीच का डिफ्रेंसिएशन बताऊंगा। तो अच्छे से इस पूरे एडिटोरियल को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के रेलिवेंट, इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से इसको रेलिवेंट कह सकते हो। और दूसरी चीज़ दोस्तों, आज का मेंस का जो क्वेश्चन है वो भी इस आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं भारत के इनफॉर्मल लेबर मार्केट को रिफॉर्म करने की, इसको सुधार करने की क्या राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। इंडिया का जो लेबर मार्केट है एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर्स हैं, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर थोड़ा ज़्यादा बुरे हालात में है। इनफॉर्मल लेबर्स की जब बात करते हैं तो दोस्तों ऐसे 400 मिलियन, कोई छोटा नंबर नहीं है, 400 मिलियन वर्कर्स ऐसे हैं दोस्तों जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इंडिया में। और ये इनफॉर्मल वर्कर्स हमारे देश की आधी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आपके देश की जो इकोनॉमी है, टोटल अर्थव्यवस्था है, उसका आधा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन इसी इनफॉर्मल वर्कफोर्स के थ्रू आ रहा है। ये लो इनकम पीपल हैं, इनके पास में कोई ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, ज़्यादा स्किल्स भी नहीं है इनके पास में। तो इस सिचुएशन को चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, वो राइटर यहाँ पर बोलते हैं। अब थोड़े कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एक होता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या होता है दोस्तों? लेबर सप्लाई का मतलब होता है, ये रेफर करता है नंबर ऑफ पर्सन्स विलिंग टू वर्क एट डिफरेंट वेज रेट्स। मतलब बहुत सारे लोग जो काम करना चाहते हैं अलग अलग मजदूरी के रेट्स के ऊपर में। ये डिपेंड करता है कि भाई क्या मजदूरी का रेट चल रहा है। फिर एक होता है एक लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जो एक्चुअली में काम करना चाहते हैं, या कह सकते हो उनकी क्षमता है काम करने की, या काम कर रहे हैं। फिर एक होता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में वो होता है जो चाहते नहीं है, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। ऊपर तो बस खाली विलिंग वर्ड आ गया कि हाँ काम करना चाह रहे हैं। यहां पर वर्क फोर्स क्या है? जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं। समझ गए? ये कुछ अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, अभी आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी में थोड़ा और विस्तार से जाएं, आगे डिटेल से डिस्कशन कर लें। पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मल लेबर मार्केट और इनफॉर्मल लेबर मार्केट दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। डेफिनेशन की बात करेंगे। जो फॉर्मल लेबर मार्केट होता है दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो यहां पे लेबर काम कर रही है वो ऑर्गेनाइज है, प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है उन्हें, है ना। उनके जो फिक्स वर्किंग आवर्स हैं, घंटे फिक्स है, भैया इतने घंटे काम करना है, परमानेंट अग्रीमेंट है, इतने साल तक काम करेंगे, आपको ऐसे जॉब से निकाला भी नहीं जाएगा, है ना। आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। फॉर्मल लेबर मार्केट में आप देख पाओगे जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, पैसा बहुत ज़्यादा होता है, फिक्स्ड वेजेस होती हैं, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ये फैसिलिटीज हो गई, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पेंशन की फैसिलिटी हो गई, बेटर वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारी आपकी फॉर्मल लेबर मार्केट हो गई। फिर आती है एक इनफॉर्मल वाली, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। 400 मिलियन से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल वाले सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कैजुअल ही लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी इंसान का घंटा फिक्स नहीं है, कभी किसी से ज़्यादा काम करवा लिया जाता है। डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, डेली वेज हो गए, इसमें जॉब सिक्योरिटी भी लोगों के पास में नहीं है। एक तो उनसे काम करवा लेंगे ज़बरदस्ती घंटों तक, प्रॉपर पैसा मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी जॉब से निकाल दिया, और वो वेजेस जब चाहे तब कम पैसे दे दिया, बढ़ा दिया, बेनिफिट्स ना के बराबर, कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं, और वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी। मजदूरी करवा रहे हैं, क्या सेफ्टी दे रहे हैं? कुछ सेफ्टी नहीं दे रहे। ठीक है। अब इसमें आपके स्ट्रीट वेंडर्स हो गए जो जगह जगह पर रेडी लगा रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले हो गए। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि इनफॉर्मल लेबर सेक्टर को हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों हम अपनी इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं, इसका स्थिति क्या है वो जान लेते हैं।
60% से ज़्यादा जो दुनिया का ओवरऑल वर्कफोर्स है और 80% जो हमारे एंटरप्राइजेस है दुनिया भर में, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही काम कर रहे हैं। 2 बिलियन से ज़्यादा, बिलियन की बात कर रहा हूँ, बिलियंस की, 2 बिलियन से ज़्यादा वर्कर्स दोस्तों अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं केवल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से पूरे दुनिया में। ये ग्लोबल स्टेटस डिस्कस कर रहे हैं पूरे दुनिया में, समझ गए। और 2010 से 2016 के बीच में सबसे ज़्यादा जो इनफॉर्मल वर्क का कंट्रीब्यूशन हुआ है हमारे जीडीपी में, वो यहाँ पे आप देख पाओगे अफ्रीका रीजन से, यूरोप, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन एशियन से निकल कर आया है। ये तो हो गया दुनिया का डेटा। अब हमारे काम का है इंडिया का डेटा। इंडिया में क्या हालात है? तो इंडिया में जो इनफॉर्मल लेबर मार्केट है दोस्तों, ये लगभग 85% हमारे देश का वर्कफोर्स है। हमारे देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें 85% ऐसे हैं जो केवल इनफॉर्मल लेबर मार्केट में ही काम कर रहे हैं, समझ गए, कैजुअल वर्कर्स हैं। ये हमारे देश की आधी से ज़्यादा जीडीपी को जनरेट कर रहे हैं, इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 94% से ज़्यादा मतलब 27.69 करोड़ जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हैं, उनमें से 94% से ज़्यादा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करे गए हैं, जिनको थोड़ा सपोर्ट दिया जा रहा है ना। लगभग 94% से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड इनफॉर्मल वर्कर हैं, इनफॉर्मल वर्कर की बात कर रहा हूँ, उनकी केवल जो मंथली इनकम है केवल 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, उससे कम कमा रहे हैं। और इनमें से 4.36% ऐसे हैं जिनकी 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में है। तो ज़्यादातर सैलरीज, एवरेज सैलरीज देखोगे वो 10,000 से 15,000 के बीच में आपको नजर आएंगी। अब प्रॉब्लम यह है कि यही इनफॉर्मल लेबर मार्केट बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा है। जैसे समस्या नंबर 1, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ना मिल पाना। स्पेशली एग्रीकल्चर के अंदर देखोगे तो जो हमारे कई सारे लोग हैं जो खेती कर रहे हैं वो भी दिक्कत फेस करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। सीज़न के हिसाब से क्रॉप्स उगाना या सीज़न के हिसाब से यहाँ पर बेरोजगारी आ जाती है उनके पास में। बार्गेनिंग पावर नहीं है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड। क्या कोई फिक्स चीज़ है कि हाँ उनका जीवन चलेगा? आज जो काम किया है उसके हिसाब से पैसा मिला है, वही यहाँ पर खर्चे में चलाएंगे। तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड को यहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आज के समय पर। ये एक दूसरा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है सोशल वल्नरेबिलिटी। जो बड़ी फैमिली साइज है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कह सकते हो बर्डन डाल देती है। और जो लो इनकम ट्रैप्स हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख पाओगे कई सारे लोग ऐसे जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, परिवार है, परिवार चलाना है, उनको यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि प्रॉपर बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो उनके लिए दिक्कत है। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। फिर एक चैलेंज है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। यहाँ पे क्या होता है, जो आप वेस्ट पिकर देखोगे जगह जगह पर जो वेस्ट उठाने वाले, कूड़े उठाने वाले लोग देखने को मिलेंगे, रिसाइकलर्स देखने को मिलेंगे, उनको अपना हेल्थ इशू भी फेस करना पड़ता है। भाई वो कूड़े करकट में घूम रहे हैं, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, उसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पर पड़ रहा है क्योंकि कोई प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिली। और इसमें चाइल्ड लेबर को भी दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है इस सेक्टर में। स्पेशली जो वेस्ट पिकर हैं, कूड़ा उठाने वाले, इसमें चाइल्ड लेबर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जा रहा है, बच्चों को भी इस काम में लगाया जा रहा है। फिर है एक इंस्टीट्यूशनल चैलेंज। जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, इनको कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलती। कम से कम एक लीगल प्रोटेक्शन तो मिले इन्हें कि भाई हाँ आपकी जॉब जो है फिक्स है, उस इंसान को किसी चीज़ की टेंशन तो ना हो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती, लॉ की साइड से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर हरासमेंट हुआ है, उनके साथ में कोई गलत भी हुआ है, तो भी वो कुछ कर नहीं सकते। अगर कहीं पर अपमानित भी किया गया है उनको, तो भी वो कुछ कर नहीं पाते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि लॉ की साइड से भी कोई प्रॉपर प्रोटेक्शन है नहीं। कहाँ जाएं, किससे भिड़ें, उसमें ऑलरेडी पैसा खर्च होगा, वो शांत हो जाता है इंसान। फिर आता है वे फॉरवर्ड। एट द लास्ट सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सबसे पहला यूनिवर्सल कवरेज। यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि हमें ई श्रम पोर्टल को बढ़ाना होगा। एक ऐसा पोर्टल जहाँ पे हम इनफॉर्मल वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा, हेल्प प्रोवाइड करवानी होगी, उनको स्कीम्स के अंदर में कवर करना होगा। भाई कुछ कुछ बेनिफिट्स उनको देने होंगे गवर्नमेंट को, है ना। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन इनफॉर्मल वर्कर्स की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। इनफॉर्मल बिजनेस में जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, समझ गए, तो जिससे कि जो वर्कर्स हैं हमारे वो फॉर्मल इकॉनमी में भी आराम से एंटर कर सकें। लेबर कोड्स लाने ज़रूरी हैं। भाई यहाँ पे लेबर कोड लाना ज़रूरी है, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जो लेबर के लिए नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो मेंशन रहेंगे। कोई ज़्यादा उन पर अत्याचार तो नहीं कर रहा, ज़्यादा वर्क तो नहीं करवा रहा, उन सब चीज़ों को मेंटेन किया जा सकेगा। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड फॉर्मलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन दोस्तों मैं मानता हूँ। हर एक इंसान में किसी ना किसी चीज़ की स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय पर।
स्किल अपग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर स्किल देना, उस स्किल के थ्रू अपडेट करना, तो वो कहीं ना कहीं उनको फॉर्मल सेक्टर की तरफ ढकेलेगा। वो स्किल आएगी तभी वो वहाँ पर फॉर्मल सेक्टर के अंदर में वो काम कर सकेंगे। इंसेंटिव्स को फॉर्मलाइज करना, जीएसटी कम करना एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज के लिए, समझ गए? जो जीएसटी उसको यहाँ पे कम करना, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज हैं स्पेशली, और जो हमारी स्किल इनिशिएटिव्स हैं उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में मिला देना। जो स्किल सीखी उसी से यहाँ पे उस इंसान को रोज़गार मिल जाएगा। तो ये काम करना ज़रूरी है। और इनफॉर्मल वर्कर के लिए एक ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म लाना भी ज़रूरी है। एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ पे उनका जो दुख है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी समस्याएं, उनको सुनवाई की जा सके वहाँ पर। तो एक कुछ सोल्यूशन है जिससे हम ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें थोड़े सुधार कर पाएंगे। ये राइटर हमारे एक्सप्लेन करते हैं। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मेंस का क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करना है आज सभी लोगों को। क्वेश्चन क्या है पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, फिर आपको हिंदी में ही बताऊंगा। क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज इनफॉर्मल लेबर मार्केट एंड एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स इन इंश्योरिंग इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। पहले तो आपने समझाना है कि आखिरकार जो भारत का इनफॉर्मल लेबर मार्केट है वो कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहा है। फिर आपने एक महत्व बताना है कि किस तरीके से ये जो वर्क फोर्स है इसको हम फॉर्मलाइज अगर कर दें, सपोर्ट बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करवाएं, तो इससे किस तरीके से इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कैसे इनका लाइवलीहुड सस्टेन हो पाएगा। समझ गए? एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। भारत के अनौपचारिक श्रम बाजार के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें और समान अवसर और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में कार्यबल के औपचारिकता के महत्व की जांच करें। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आपको फुल फॉर्म लिखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है। एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों। चलिए आता है यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जो आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन यह है कि जो आइलैंड कंट्री है समोआ, ये कौन से ओशन में लोकेटेड है? तो इसका सही उत्तर है पैसिफिक ओशन। पता होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।